वो नहीं आया। आपने सिलेंडर को कितना नीचे दबाया वाई डिस्टेंस, वो नहीं आया, फॉर्मूले में वो नहीं आया। कितना सिलेंडर पानी के अंदर है वो चीज़ ही आ रही, हर बार वही आ रही। यूट्यूब लिया था, यूट्यूब में कितना पानी भरा हुआ है 2π√h/g आया। इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि आपने यूट्यूब में पानी को कितना दबाया ताकि कितना राइज कर गया दूसरी तरफ, नहीं आया। सिंपल पेंडुलम में आप पेंडुलम को बॉब को पकड़ के कितना दूर खींच के ले जाते हैं, नहीं आया फॉर्मूले में। सिर्फ ये आया कितनी टोटल लेंथ है उसकी अपॉन जी, यही आया ना, तो यही तो चीज़ आया। ये आर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर वाला जो हम लास्ट छोड़ गए थे यहाँ पर आधा, वो हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट लिखिएगा ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। कुछ रह गया बताऊं दोबारा, है हो गया? ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, ये ट्राई कर। ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, और उसमें लिखो नंबर वन वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखो नहीं? आपने पहले भेजा हुआ। अच्छा वो लिख लिया तुमने भी लिख लिया क्या? वो लिख लिया तुम लोगों ने आर्टिकल जो मैंने लोडेड स्प्रिंग वाला भेजा था? अरे किसी ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है? नहीं लिखा तुम लोगों ने? लिख ले, टाइम बच जाता है यार, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने जो स्प्रिंग लिया है वो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया है, तो स्प्रिंग को हम थोड़ा सा खींच के और छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा अनिका जी, ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू पूरी तरह से जीरो, पूरी तरह से जीरो। रीस्टोरिंग फोर्स, ये हम बहुत बार कर चुके हैं और मैंने आर्टिकल भेज भी दिया है, इसलिए आपको लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -ky, ये हम हर बार ही करते आ रहे हैं। स्प्रिंग को अगर आप y डिस्टेंस से डिस्प्लेस करोगे, k क्या है? स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास रहता है, तो f इज इक्वल टू -ky आ गया, और साफ नजर आ रहा है f इज प्रोपोर्शनल टू y, तो मोशन SHM होगा, ठीक है ना। और अगर आप इसके अंदर को डालोगे आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√, इनर्शिया फैक्टर, ये मास बांध रखा है आपने, अपॉन स्प्रिंग फैक्टर के ले लिया 2π√। ये तो था हॉरिजॉन्टल वाला। अब लिखो वाइब्रेशंस ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग, वाइब्रेशंस ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। मास, जो मास आपने बांधा हुआ, वाइब्रेशंस ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। देखो इसमें तीन छोटे छोटे डायग्राम बनेंगे। एक तो आपने स्प्रिंग बना लिया, ये अनलोडेड स्प्रिंग है, नहीं इसमें हमने कुछ बांधा ही नहीं हुआ है। फिर हमने एक और स्प्रिंग ले लिया, इसमें थोड़ा लोड कर दिया, मतलब यही वाले को लोड कर दिया आपने, ये लोडेड स्प्रिंग हो गया। इसमें हमने कुछ मास बांध दिया, थोड़ा तो खींचेगा ऑब्वियसली, है ना, और इसका वेट हो गया mg, नीचे को इस पॉइंट को A ले लीजिए, जहाँ ये अभी पहुंचा हुआ है उसको C ले लीजिए। क्या ये ऑसिलेट करेगा? अभी तो नहीं करेगा, अभी तो नहीं करेगा, अब तुमने बस बांध के छोड़ दिया, ठीक है बात। तो क्या इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगी? बिल्कुल लग रही होगी।
भैया आप वेट हटाइए, स्प्रिंग दोबारा वैसा ही हो जाएगा, है ना, तो रीस्टोरिंग फोर्स होगी। लेकिन अभी ये ऑसिलेट नहीं कर रहा। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और वाई डिस्टेंस से इसको खींच देंगे। अब खींच के छोड़ोगे वाई डिस्टेंस से तो क्या होगा, अब ये भागेगा और इसकी मीन पोजीशन बताओ कौन सी, सी, ये नहीं होगी सी। अभी देखो ये रेस्ट पर कहाँ पर है, सी पर, और अब आप इसको छोड़ोगे तो ये सी पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। और आपकी बात इसमें और भी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। ये तो वर्टिकल स्प्लिट का डायग्राम है। अब मुझे बताते जाओ F1 किसके बराबर होता है, इसके नीचे लिख दो माइनस के एल लिख दो। अभी फिलहाल अच्छा एल तो बताया नहीं मैंने, माइनस के जब आपने लोड किया तो वो एल लेंथ नीचे की तरफ खिंच गया, तो अब इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितनी हुई, कोई माइनस के एल या के वाई एल, वो आपने खींच दिया पकड़ के इसको। लेकिन क्या ये इक्विलिब्रियम में है, हाँ है, क्योंकि ये रुका हुआ है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, बस हमने मान ली इसमें कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ स्प्रिंग बांधा और छोड़ दिया धीरे से, तो ये लोड होके बैठ गया। क्या ये ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सारी फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह वेट ही बोल दो, हाँ, तो वो दोनों बराबर होनी चाहिए, लिख दो बराबर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। Since mass is at rest, KL should be equal to mg, रीस्टोरिंग फोर्स और वेट बराबर होनी चाहिए, तो यहां से हमने K निकाल दिया। क्या आने तो चाहिए, एक काम कर, ये जो वेट है इसको नीचे की तरफ ले रहा है तो माइनस में ले लीजिए। मैंने कितनी बार बताया माइनस साइन सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स के साथ इसलिए लगता है क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स और एल दोनों इसी तरफ है, बस तो मैग्नीट्यूड्स लेने के हमें क्या के आ गया mg/l। अब उधर वाले पोर्शन के नीचे लिख लो, ये स्प्रिंग के नीचे लिख लो। अब दिख ही रहा है कि ये क्या है, इसका स्मॉल, क्या बोलो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और कर दिया। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो F2 प्रतीक कुमार बताएंगे। माइनस के एल प्लस वाई, बढ़िया। F2 इज इक्वल टू माइनस के एल प्लस वाई। तो सोच तुमने पापा के बोले ना देखे होगा तो कितना अच्छा बच्चा पढ़ने बिगड़ गया देख के, माइनस के एल प्लस वाई। अब लिखो नेट रीस्टोरिंग फोर्स, नेट रीस्टोरिंग फोर्स। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे आसुस नए लोग जा रहे। F2 माइनस F1, F2 कितना है और ये कितना था, क्या बचा, माइनस के एल और माइनस के वाई, तो ये माइनस के एल तो कट जाएगा, माइनस के वाई बचेगा, फिर F प्रोपोर्शनल टू वाई आ गया, फिर मोशन एसएचएम आ गया। अब आप इसमें नेगेटिव नहीं जा सकते, क्या चीज ले ले, बात तो वही आई, हटा दो। कितना आ गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालो जल्दी से।
आ गया, पहली बार में L/G कैसे आ गया? तेरा कितना आया आदित्य? 2 पाई अंडर रूट स्प्रिंग फैक्टर तो मास हो गया, सॉरी इनर्शिया वेक्टर तो मास हो गया, मास डाल दिया अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, ये आ गया। अब m/k आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो या k की वैल्यू डाल दो, यहाँ से k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट L/G आ जाएगा। जब आप k की वैल्यू लिख देना यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग k इक्वल्स टू दिस फ्रॉम इक्वेशन 1, वही आएगा जो आपने लोड किया। तो ओरिजिनली कितनी लेंथ थी? L, जो खिंच गया। अब हमने उसको डिस्टर्ब किया और y और नीचे खींच दिया, तो वो इस C पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, थोड़ा सा रजिस्टर में जगह छोड़ लेना, मैंने ये सब चीज़ें आपको भेजी हुई हैं, सिर्फ नोट करना है वहाँ से। अगर आर्टिकल एग्जाम में आता है, वो भी कम ही आता है, अगर आता है तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इसके अंदर 3 डायग्राम बनेंगे, 3 डायग्राम के बाद आप स्प्रिंग को लोड करोगे, फिर आप बोलोगे स्प्रिंग तो लोड होने के बाद इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो F1 और mg बराबर होंगे, वो लिख दिया आपने। फिर आप लिखोगे नाउ द लोडेड स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड बाय मतलब स्प्रिंग नहीं, द मास इज डिस्प्लेस्ड बाय y, आपने y और डिस्प्लेस कर दिया है ना, एंड व्हेन यू लीव इट विल ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन C। उसके बाद ये सब सारा मैथमेटिक्स वो भेजा होगा मेरा। चलिए आप मेरे आधा पेज ये तो करो, मैथमेटिकल पोर्शन तो सारा कर ही लिया, वो सभी कहानी तो रहेगी, 8-10 लाइन होगी बस। अब लिखो ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस, ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस। लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस, जैसे आप लोग रेजिस्टेंसेस लगाते थे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कभी सीरीज लगा दिया कभी पैरेलल लगा दिया, इस तरीके से भाई एक स्प्रिंग की जगह हमने अगर 2 लगा दिए तो फिर ऑसिलेशंस कैसी होंगी, टाइम पीरियड क्या निकलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिखो स्प्रिंग्स इन पैरेलल, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ये देखो, ये स्प्रिंग्स आगे मेरे पास, इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, इसका K2, और दोनों को पैरेलल में डालकर हमने ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते थे तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता था? 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, और सीरीज वाला r1 प्लस r2। यहाँ उल्टा है, बस इतना ही याद रखना है, कितना आसानी से याद होगा। जो सीरीज पैरेलल होते थे उसके उल्टे आएंगे रिजल्ट्स। सीरीज में क्या आता था? r1 प्लस r2, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आया, यहाँ पर भी ऐसे, मतलब पैरेलल का सीरीज और सीरीज का पैरेलल ऐसे आया, याद लिखो। Let the mass m be displaced. Let the mass m be displaced by small distance y. Y. थोड़ा सा नीचे ले गए हो, या उस वाले को कहें तो थोड़ा साइड में ले गए हम यहाँ पर। अब मुझे बताएं कि नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितनी लग रही है। अगर मैं इसमें रीस्टोरिंग फोर्स की बात करूं तो F1 लग रही है, इसमें F2 लग रही है, तो रीस्टोरिंग फोर्स पहले वाले में कितनी आई? -K1/, इसमें क्या आई? -K2/। नोट कर रहे हो? ये देखो नोट, दोनों एक साथ बंधे हुए ना, तो क्या सेम है?
डिस्प्लेसमेंट से। जब दोनों साथ बंधे होंगे तो मास को खींचोगे तो 2 सेंटीमीटर, दोनों ही 2 सेंटीमीटर खींचे, है ना। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स F1 प्लस F2, तो माइनस K1 प्लस K2 इंटू y। आगे जी क्या कह रहे हो? तो दोनों की जोड़ ले। सिस्टम का एक सिस्टम लेकर चल रहा है ना। अब ये एक स्प्रिंग नहीं है, दो है, तो ये सिस्टम तो एक ही है। तो उस पूरे सिस्टम पर रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है? F1 भी और F2 भी, तो दोनों ये दोनों फोर्स इसी को इन्हें वापस लेके जाएंगी, तो हमने ऐड कर लिया। और अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकालें तो 2 पाई अंडर रूट, मास तो m बांधा ही है, स्प्रिंग फैक्टर कितना है? ठीक है। F के अलावा जो भी चीज होती है वो क्या होता है? स्प्रिंग फैक्टर। ये तो y आई गया, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू y आई गया, मोशन SHM है, लेकिन अब ये जो बच गया वो क्या है? स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग कई बार वो स्प्रिंग आपको एक से दे देगा दोनों ही। इफ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, क्या हो गया? K1 प्लस K2 को 2K कर दो, इसमें क्या करेंगे? ठीक है, चलो आगे लिखिए स्प्रिंग्स इन सीरीज। और ये आर्टिकल मैं नहीं कर पाऊंगा, आप करवाएंगे। अब की बार स्प्रिंग्स को ये हटा दूं, मैंने बोर्ड पे लिखा है। नो भाई, फाइनल आंसर रफ कॉपी में निकाल के दिखाओ। क्या था? क्या था? स्प्रिंग्स इन सीरीज। स्प्रिंग्स इन सीरीज जब आप सीरीज में लगाओगे तो इस पर नीचे की तरफ वेट क्या लग रहा है? नीचे mg, और ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स। ध्यान रखिएगा, सीरीज में रीस्टोरिंग फोर्स सेम रहेगी। ऐसे याद रख सकते हो, टेंशन होती है ना, टेंशन थ्रू आउट द वायर इज सेम, ऐसे ही करके याद कर सकते हो। रीस्टोरिंग फोर्स दोनों में कैसी रहेगी? सेम। ध्यान रखिएगा, क्योंकि F और mg आपको उसमें बैलेंस करेंगे दोनों। अरे पहले वाले को पकड़ लो, रीस्टोरिंग फोर्स पहले वाले में माइनस K1, तो y1 किसके इक्वल आ गया? सिमिलरली y2 कितना आ गया? और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? y1 प्लस y2। मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, y1 प्लस y2 माइनस f कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1/K1 प्लस 1/K। सही है। और ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी ले रहे हो? तो y इज इक्वल टू माइनस f K1 K2 K1 प्लस K2 प्लस K1, तो F आ गया आपका माइनस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू, देखो आ गया कि नहीं आ गया? प्रोपोर्शनल टू y। तो इस बार ये क्या कहलाएगा? स्प्रिंग फैक्टर। ये आ गया, लिखिए जल्दी करो। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन और अगर K1 K2 बराबर है तो इक्वेट कर दे वहां पर, तेरे सामने आंसर निकल आएगा। अगर m1 और अगर K1 और K2 इक्वल हैं, जो तू अभी पूछ रहा था,
तो ये हो जाएगा 2 पाई m अपॉन ये हो गया k स्क्वायर 2k, तो k बाई 2 हो गया, k स्क्वायर बाई 2k, कैसे k कट गया, ये 2 ऊपर चला गया। सर मेरे को समझ नहीं आया रिटर्निंग फोर्स ये कैसे है? दोनों में नीचे कौन खींच रहा है, स्प्रिंग का अपना वेट तो कुछ है नहीं, स्प्रिंग का वेट तो हम ले नहीं रहे, मासलेस ले रहे हैं, तो नीचे कौन सी फोर्स है जो सिस्टम पे लग रही है, बात खत्म हो गई। तो रीस्टोरिंग फोर्स mg के बराबर दो। अगर नीचे वाले का वेट होता तो ऊपर वाले की रीस्टोरिंग फोर्स होती mg प्लस इसका वेट, लेकिन स्प्रिंग में तो वेट नहीं है ना। अगर ऊपर k1 वाले के अंदर सोच के देख, रीस्टोरिंग फोर्स निकालनी है तो तू लिखता वेट आता m प्लस नीचे वाले स्प्रिंग का वेट, लेकिन वो तो है ही नहीं, वेट स्प्रिंग तो मासलेस है, केवल कौन सा बचा, नीचे वाला। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आएगी, जी के बराबर, और नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा। और स्प्रिंग आपने ऐसे लगाए हैं, आप अगर देखें तो ये भी तो सीरीज हुआ, ये भी तो सीरीज हुई, कैसे कर लो, कैसे भी कर लो, नीचे वर्टिकली लटका दो या हॉरिजॉन्टली रखो, तो बराबर ही आने वाला। अब तीसरा आर्टिकल आया, लिख रहे हो क्या अभी? बड़ा टाइम लगा रहे हो यार, चलो ऊपर से लौटाऊं मैं इसको, डायग्राम बना दो इतने। तीसरा लिखो, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन एज शोन। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन एज शोन। सात्विक स्कूल में लिखता हूँ यार, सर अभी तो कर पाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अच्छा सॉलिड्स, सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जाते हैं। अच्छा अच्छा। तीसरा केस है स्प्रिंग कॉम्बिनेशन एज शोन। बताइए क्या बताएं इसमें, इसमें टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें। ये सीरीज है या पैरेलल है या कुछ और ही है। सीरीज में क्या सेम आया था, नहीं ऐसे मत करो, याद रखो, बढ़िया। रीस्टोरिंग फोर्स सीरीज में क्या सेम था, रीस्टोरिंग फोर्स, और पैरेलल में क्या सेम था, वाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इस चीज को याद रखना, आया ना, पैरेलल में क्या सेम था, डिस्प्लेसमेंट, और सीरीज में रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग। अब इसमें क्या होगा, एक काम करो, इस मास को 2 सेंटीमीटर राइट साइड को सरका के देखो, इस मास को 2 सेंटीमीटर राइट साइड सरकाओ, तो K1 तो 2 सेंटीमीटर दब जाएगा, और सॉरी K2 तो 2 सेंटीमीटर दब जाएगा, और K1 2 सेंटीमीटर खिंच जाएगा। दोनों में डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही आई, इसका मतलब क्या होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2। दिखवा दोबारा बोल देता हूँ, इस मास m को राइट साइड को सरका दो, ये दबा, ये अगर इधर गया, लेट
M be displaced towards right side by y. ये y कंप्रेस हो जाएगा और ये y खिंच जाएगा, दोनों में डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, और दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है? ये दब जाएगा तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स इधर को होएगी, ये खिंच जाएगा, ये भी वापस जाने की कोशिश करेगा, अपोजिट क्यों होएगी? अपोजिट क्यों होएगी? अरे जब ये स्प्रिंग दबेगा तो किधर जाने की कोशिश करेगा? वापस, तो रीस्टोरिंग फोर्स ये वाला स्प्रिंग खींचेगा तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स आएगी, वो भी इधर को जाएगी, दोनों की रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों में सेम क्या है? हाँ बताइए बेटा, लिख तो लिखो। यश बताया, समझिए। डिस्प्लेसमेंट है ना, कहाँ से कहाँ लाकर फेंक सकता है? एक स्प्रिंग को दबाएगा तो एक खींचेगा नहीं, और एक स्प्रिंग इतना दबेगा उतना दूसरा खींचेगा, दोनों की डिस्प्लेसमेंट पूरे की ना लिखो। पूरे की क्या होती है? पूरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है एम की। आप बोल सोच कर बोलिए। एक जगह स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर दब गया, एक जगह 2 सेंटीमीटर खिंच गया, फर्क क्या पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही ऑपोजिट मान सकता हूँ ज़्यादा, तो अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो वाई ही रहेगा। और क्या कहते टाइम पीरियड 2 का है, ये तुम्हारे साथ ये निकला है स्प्रिंग फैक्टर तुम्हारा। टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। y को छोड़ के जो भी आएगा वो तुम्हारा। तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल। लास्ट में लिख देना एक लाइन, इट बिहेव्स लाइक अ इट इज बिहेविंग लाइक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट इज बिहेविंग लाइक, हाँ लिख दिया, इट इज बिहेविंग लाइक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट इज बिहेविंग लाइक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये म्यूजिक पे जाएगा, बंद ही करो। It is behaving like a parallel combination. ठीक है, एक नोट लिखो, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल ही समझ लो, कुछ भी कर लो। Let us have a spring. Let us have a spring of force constant K and length L, length capital L, force constant K, length capital L, आगे लिखो, let it be loaded and let it be loaded by a weight mg, let it be loaded by a weight mg, लिख दिया। Let the extension in the spring be small l. Let the extension in the spring be small l. आपने एक वर्टिकल स्प्रिंग वाला आर्टिकल करा था, उसमें यही तो करा था हमने। पहले हमने अनलोडेड स्प्रिंग लिया,
अनलोडेड स्प्रिंग के ऊपर हमने वेट लटका दिया, वेट लटकाने से वो थोड़ा खिंच गया बाय स्मॉल एल, लेकिन वहां पर वो इक्विलिब्रियम में था, तो हमने बोला जितना वेट है उतना रिस्टोरिंग फोर्स है, तो हमने कहा mg इज इक्वल टू के है ना। यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो mg इज इक्वल टू के। किसका डायग्राम तो बनाया है, इसमें कौन सा करना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स mg रीस्टोरिंग फोर्स kl किसके बराबर हो गई, mg के बराबर। तो वहां से आपने क्या निकाल लिया, k निकाल लिया, mg आगे लिखो। Let us now cut the spring. Let us now cut the spring into two equal parts. Let us now cut the spring into two equal parts of length L by 2. L बड़ा वाला। स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, बड़ा वाला ना, कैपिटल L है ना, तो हमने L by 2 करके दो हिस्से कर दिए इसके। And now load it again by mg. And now load it again by mg. Load it again by mg. क्या करो? नहीं बड़ा L क्यों आएगा? पहली बार तूने स्प्रिंग लिया ये वाला, इसकी लेंथ थी कैपिटल L, लेकिन ये अनलोडेड था, अभी तक रिस्टोरिंग फोर्स जैसी कोई बात नहीं थी। अब आपने इसको थोड़ा सा लोड किया, वजन लटका दिया इसके ऊपर, तो जो अब ये जो एक्सटेंशन इसमें आ गई लोड करने की वजह से वो स्मॉल एल है, ठीक, ये आ गया mg। यहाँ पर तू कह सकता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो mg और ऊपर को लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स बराबर, इसी की बात कर रहा हूँ, इसलिए स्मॉल एल ही आएगा। आगे लिखो, नाउ लोड इट अगेन बाय mg। एक स्प्रिंग लिया 10 सेंटीमीटर का, ठीक, उसमें वजन लटका दिया। पहले वो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाता था 4 सेंटीमीटर, अब मैंने स्प्रिंग को काट दिया बीच में से आधा, फिर वही वजन लटकाया, ठीक। अब बताओ कितना एक्सटेंशन आएगा, 4 सेंटीमीटर। बोलो। 4 सेंटीमीटर के एक्सटेंशन के बाद काट नहीं सर, खिंचा हुआ स्प्रिंग तो कुछ होता ही नहीं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 10 सेंटीमीटर का एक स्प्रिंग लिया, 10 सेंटीमीटर का एक स्प्रिंग लिया, उस पर कुछ वेट लटका दिया, वो 2 सेंटीमीटर खिंच गया। 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग लिया, उस पर कुछ वेट लटका दिया, 2 सेंटीमीटर वो खिंच गया, खत्म वही बात। अब हमने वो स्प्रिंग को लिया और काट दिया 2 हिस्सों में, मतलब अब वो स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर का नहीं रहा, कितने का रहा, 5 सेंटीमीटर का रहा। फिर वो लोड लटका दिया दोबारा से हमने, अब एक्सटेंशन कितना है, अब 4 खिंच जाएगा। पहले इतना लंबा स्प्रिंग था तो 2 खिंच रहा था, अब आधा कर दिया तो आगे हो गया, 1 सेंटीमीटर खींचेगा। लिखो इन्हें आईटी की तैयारी करनी। Apparently extension in the spring, apparently नहीं, तेरी बात नहीं कर, तेरी तो बिल्डिंग डल रही है ना। Apparently extension in the spring will be, apparently extension in the spring will be small l by 2, small l by 2, ठीक है। Therefore new spring factor, 3 डॉट लगा दिया, therefore मैं कॉमा लगा दिया, therefore new spring factor is given by k dash कितना हो जाएगा, L by 2 हो गया। अब जरा देखना पहले वाले स्प्रिंग फैक्टर में और अब वाले में क्या फर्क होगा। तो k डैश किसके बराबर आ गया, ये कितना है, 2k के बराबर। इस रिजल्ट की माला जपते रहिएगा कि अगर कभी भी कोई स्प्रिंग 2 टुकड़ों में बराबर काट दिया जाए तो उसका फोर्स कांस्टेंट डबल हो जाता है।
3 टुकड़ों में काट दो 3 गुना हो जाएगा, 4 में काट दो 4 गुना, ऐसे जाना। अगर हम किसी भी स्प्रिंग को n हिस्सों में काट देते हैं तो उसका फोर्स कांस्टेंट n टाइम्स हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाएगा अगर आपने स्प्रिंग को काटा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाएगा अगर आपने उसको 2 हिस्सों में काटा। ठीक है, आगे क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? एल ओरिजिनल लेंथ थी, इसको आधा कर दो, ये डबल हो गया। इसको 3 गुना कर, 3 बार 3 हिस्सों में काट दो, ये 3 गुना हो जाएगा। ऐसे इसको नहीं डालो। स्मॉल एल की बात मत करना, कैपिटल एल। हमने जो स्प्रिंग लिया उसी को तो काटा, उसी को तो काटा। मैं ये कह रहा हूँ, हमने ओरिजिनल लेंथ कितनी ली थी स्प्रिंग की? 10 सेंटीमीटर की एग्जांपल ले रहा था, तो 10 सेंटीमीटर को बीच में से काटा, 5 ये 5 ये। आपने अगर इसको 5 कर दिया, मतलब 10 का आधा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? डबल। ये कह, तो इसको आप जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कह सकते हो, जनरलाइज्ड रिजल्ट। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मान लो हम धरती के आर पार एक होल कर देते हैं, ड्रिल कर दिया हमने, ठीक, और ऊपर से एक हिस्से से बॉल को छोड़ा, तो बॉल परली तरफ निकल जाएगी। क्या हो? इसमें घूमती रहेगी, तो ऐसे चम करती रहेगी। कैसे? और नीचे जान के रहेगी तो ग्रेविटी दूसरी साइड वाले ऐसे होता रहेगा। तो तुम्हारे हिसाब से ऐसे चम होगा उसमें, इधर से डालोगे तो यूं नहीं, दूसरी तरफ निकल जाएगी। सर ये गलती मतलब क्या ड्रिल करती? तुमने ड्रिल मशीन ले ली वो हाथ वाली, और 6400 किलोमीटर का रेडियस एक तरफ का, 6400 का एक तरफ का, 12800 किलोमीटर का ड्रिल मार दिया। हाँ तो ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट करेगी। लिखो, a body is dropped in a hole. जी तो बताइए कैसे चलेगी? हमने क्या करा? A body is dropped in a hole. A body is dropped in a hole, drilled across the diameter of the earth. Drilled across the diameter of the earth. Show that it executes SHM and find its time period. इसको क्वेश्चन करके लिख देना। Show that it executes SHM and find its time period. ठीक है, ये आपने अर्थ ले ली, और जैसा कि नवदीप कुमार कह रहे हैं कि भैया ड्रिल कर दो ड्रिल मशीन लेके, हमने वो हाथ वाली मशीन से ड्रिल भी कर दिया 12800 किलोमीटर। ठीक है, मान लो यहाँ है, डेप्थ P है, रेडियस R है, तो ये कितना बच गया? उन्होंने जो लॉजिकल जवाब दिया वो बिल्कुल सही था, और वहीं पर हम आएंगे। लिखो फटाफट, क्या कह रहे हो? बना दी? हाँ बनाइए। थोड़ी चपटी सी होगी, ज़्यादा कुछ फ्लैट से होल्स पे से, कोई बात नहीं, बाकी डी डेप्थ अंदर चले गए अर्थ में। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पर g का वैल्यू मान लो, वेट mg है बॉडी का, तो यहाँ हो गया mg डैश। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन का चैप्टर याद करा रहा, वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ, फॉर्मूला याद है? g डैश इक्वल्स टू 4/3 pi r होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके तो बोरे आ रहे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बेटा, तुम तो याद रखना करो। जी हाँ, वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ क्या फॉर्मूला था? ऐसा ही कुछ था, 1 minus d by r, g dash equal to g into 1 minus d by r, g into जी भाई साहब।
अच्छा लिख लिख let the लिखो when the body is dropped in tunnel, when the body is dropped in a tunnel, let it be at point P, let it be at point P at some instant, let it be at point P at some instant, at a depth small d below the surface, at a depth small d below the surface. ठीक है. Acceleration due to gravity, acceleration due to लिखो acceleration due to gravity at P ये कितना हो गया? G dash equals to G into 1 minus D by R. LCM ले लो इसका, R minus D upon R बचा. अगर आप इसको देखो ये मीन पोजीशन में मान लो तो ये R माइनस डी इसके सेंटर से क्या हुआ इसका, ये बना लिखना नहीं इसको, ये वाला ये क्या हुआ इसका, y हुआ है क्या कह रहे R माइनस डी क्या हुआ ना. तो अगर तू इसको ऐसा लिख दे G बाय R इंटू R माइनस डी, तो ये तो तेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, y फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. m से इधर मल्टीप्लाई कर दे और m से इधर कर दे, फोर्स चाहिए इधर तो ये ध्यान से देख, mg डैश इक्वल्स टू mg बाय r इंटू वाई नहीं होगा क्या? जब तुम P पॉइंट पर पहुंच गए तो तुम्हारा वेट ये नहीं था, तो तुम्हें नीचे कितनी फोर्स से खींचा जा रहा था? mg डैश. तो आप mg डैश से खींचे तो ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गई? बॉडी का वेट ये तो कांस्टेंट ही है ऊपर, तो r भी कांस्टेंट है, तो ये तेरा क्या आ गया? फोर्स कांस्टेंट है. लिख दो r माइनस डी बता तो रहा हूँ. आप अगर अर्थ के सेंटर को C मान रहे हो तो C से आप कितनी दूरी पर अभी हो? R माइनस डी. P पॉइंट पर हो ना, तो P पॉइंट से आपकी R माइनस डी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट. हमने उसको डिस्प्लेसमेंट y लिख दिया, ये बताने के लिए कि फोर्स y के साथ वेरी कर रही है. जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा y तेरा कम होता जाएगा और तेरी फोर्स भी कम होती चली जाएगी. यानी फोर्स कौन सी, किससे खींच रहा है तू अर्थ के सेंटर की तरफ? अर्थ के सेंटर की तरफ किस अर्थ के सेंटर की तरफ किस फोर्स से खींच रहा है? वेट से. तो वेट तेरा नीचे जाता जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है, लिखो ये देखो, टाइम पीरियड निकालोगे तो क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन mg बाय r. तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट टाइम पीरियड का. अगर मैं अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर ले लूँ, जी की वैल्यू भी ले लूँ और वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो ये टाइम पीरियड का वैल्यू आएगा 84.6 मिनट. पुटिंग वैल्यूज ऑफ R and G, T is approximately 84.6 minutes.
कितना बढ़िया है, 1.5 घंटे में धरती के एक तरफ पहुंचो फिर वापस, मस्त हो जाएगा। अगर हम एक तरफ से बोल रहे तो 84.6 मिनट में तेरे पास लौट आएगी। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन पूरा करने का टाइम। ये होती है। तूने हाँ तो तूने ऊपर से छोड़ी बॉल, नीचे गई टकराकर, तो वापस आ गई और वापस जब तेरे हाथ में आएगी तो 84.6 मिनट में। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, लेकिन एक सिचुएशन सोची गई क्या होगा बताया, तो तुम लोग जो बता रहे थे वो यही बता रहे, ठीक है कोई बात नहीं, वो सॉल्व करने का टाइम थोड़ा सा वैसा रहा था, लेकिन तुमने सही बताया था। क्या हो गया, मैच कौन सा रहा, अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगला आर्टिकल, अच्छा UNDAMPED, हाँ, अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लो। आपने एक वेव बना ली, ऑसिलेशंस की बात करें, आपने एक रस्सी ले ली समझ लो, और इस रस्सी को पकड़ के आपने ऐसे किया, तो क्या होगा, इसमें वेव बनेगी, ऐसे वेव बनेगी। आपने यहां से वेव बनाई मान लो, ऐसे उठ चलिए, इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। लगातार एम्पलीट्यूड का घटता चला जाना, लगातार एम्पलीट्यूड का घटता चला जाना, डैम्पिंग हो गई इसकी। अगर मैं डैम्पिंग नहीं चाहता तो क्या करूं, ऐसे लगातार करते, यानी उसको एनर्जी देते रहो, एनर्जी नहीं दोगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं लूज हो जाएगी, कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाएगी, और वो लगातार कैसी हो जाएगी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। जब तुम, ये जरूरी नहीं किसी में भी आप जोर से चिल्लाओ, जब जोर से चिल्लाओगे तो जहां तुम्हारे आसपास होगा वहां तो आवाज तेज होगी, जैसे जैसे आगे जाती जाएगी आवाज का एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और अगर आप इनको अनडैम्प्ड करना चाहते हो तो लगातार ऑसिलेशंस बनाते रहो, मूव कराते रहो। यही तो होगा, थोड़ा सा लिख दो बस, ज़्यादा या डायग्राम बना दो बस, काफी है, थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। एम्पलीट्यूड तो समझते हो ना तुम लोग, ये हो गई अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये हो गई डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये ग्राफ किस किस के बीच में है वैसे देखा जाए, ये तो टाइम हो गया, और इधर कह लो एम्पलीट्यूड कह लो, तो एम्पलीट्यूड नीचे वाले में कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड चेंजेस विद टाइम, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो, इसे थोड़ा कम करो, और नीचे वाला हो गया अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। वो पीछे वाला फैन चला देते हैं, मच्छर लगाए, मच्छरों से बचो भाई, आजकल डेंगू का जैसे जैसे वेव आगे को प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे इसकी एनर्जी लूज होती चली जाएगी, आगे डिसिपेटिव फोर्सेस मिलेंगी, फ्रिक्शन हो सकता है, एयर फ्रिक्शन हो सकता है, वैसे ग्राउंड का फ्रिक्शन होता है, कोई और चीज़ का,
कोई डिसिपेटिव फोर्स हो सकती है जिसकी वजह से एनर्जी लगातार ये लूज करता जाए। अगेंस्ट डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन। पेंडुलम को भी आप एक बार चला दो तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे कम होता चला जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस बनती है उसमें, ठीक है ना। आगे लिखो फ्री फोर्स, रह गया तेरा कुछ? लिख ले पूरा कर ले। अगेंस्ट डिसिपेटिंग नहीं, डिसिपेटिव फोर्सेस, डिसिपेटिव फोर्सेस। हेडिंग डालिएगा फ्री फोर्स, फ्री के बाद कॉमा, प्रतीक कुमार नखून काटने याद गई नहीं आपकी, फ्री कॉमा फोर्स कॉमा रेजोनेंट ऑसिलेशंस, रेजोनेंट ऑसिलेशंस। जब टीचर क्लास में नहीं होता और आप स्कूल में होते हैं कितना हल्ला मच रहा होता है ना, इसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। लगे हुए दबा के थोड़ी देर बाद मास्टर जी अंदर आ जाते हैं डंडा लेके अपना, उसके बाद फिर तुम ऑसिलेट करते हो मास्टर जी की फ्रीक्वेंसी से, जो वो कहते हैं उसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। मतलब जैसे मैं हिलाऊंगा वैसे हिलना, नहीं तो बैठे रहो आराम से ऐसे, उसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस कि हमारे हिसाब से चलो। उसके बाद थोड़ी देर बाद मास्टर में बच्चों में दोस्ती हो जाती है, फिर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, फिर उसे कहते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस। फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है मतलब फिर आपको ये पता लग जाता है कि भाई ऐसे करेंगे तो ये हमें अपने हिसाब से काम करने देगा, उसे कहते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस। अब इसका क्या यूज कहाँ है? जैसे आपने एक स्केल ले लिया, पता है तो एक स्केल, हेडफोन्स को होता है सबसे, अरे इतना क्यों टेंशन ले रहा है, इतनी क्यों टेंशन ले रहा है? ये मैंने एक स्केल ले लिया, ये स्केल ले लिया, इसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। मैं कुछ कर रहा हूँ बस मैंने डिस्टर्ब करके इसको छोड़ दिया। आप एक लोहे का स्केल ले लो ऐसे करके, यहाँ पर इसको कर दो और ऐसे कर दो, इसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। या आपने एक आपको स्विंग पे बिठा दिया, मैंने झूले पे बिठा दिया और आपको धक्का देके छोड़ दिया, अब आप नेचुरल ऑसिलेशंस चल रही है। लेकिन क्या हो अगर वो झूला इधर आए और मैं फिर धक्का दे दूँ, फिर झूला आए फिर मैं धक्का दे दूँ, तो जितनी ऑसिलेशंस पर सेकंड मैं चाहूँगा उतनी होंगी। पेंडुलम में भी यही है, आप ऐसे बार बार उसमें हाथ मारते जा रहे हो तो फ्री तो होने नहीं दे रहे आप उसे, फोर्स्ड ऑसिलेशंस होगी। एक हो गई फ्री ऑसिलेशंस जब आपने बिल्कुल उसको नेचुरली छोड़ दिया, भैया तू कर ले भाई। एक हो गई फोर्स्ड ऑसिलेशन आप करवा रहे हो। एक होती है कि जब आप जो ड्राइविंग फोर्स है जो चलवा रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सोल्जर्स होते हैं इनको जब दो पहाड़ों के बीच में मान लो कोई लकड़ी का पुल बना हुआ है तो उनको मना कर देते, बोले वहाँ मार्च नहीं करना, वहाँ आपने मार्चिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगर पुल पर हाथ मारोगे तो पुल हिलता है, पुल हिलेगा तो पुल की वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कि पुल 1 सेकंड में 2 बार हिलेगा या 3 बार हिलेगा, जो भी है पुल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, पुल की वाइब्रेट करने की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है ना। जब मार्चिंग करते हैं तो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर सेकंड में पैर उठाते हैं दब, पैर उठाते हैं दब, पैर उठाते हैं दब। अब पुल क्या कर रहा है अगर आप देखोगे तो वो ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, यही तो हो रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। सोचो अगर वो जब ये पुल नीचे गया तभी मार्च करते हुए उन्होंने पैर भी नीचे मार दिया, एक तो पहले ही नीचे गया हुआ, तुमने और नीचे मार दिया, क्या होगा? वो और नीचे जाएगा, टूटने के चांस रहेंगे। कई बार तुमने देखा होगा स्कूटर में कोई पेच या नट बोल्ट कोई लूज है, आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलाते हो तो आवाज बढ़ जाती है, उस स्पीड को कभी कम कर लो या ज्यादा कर लो तो आवाज नहीं आती। वो क्या हो रहा है? वो जो नट बोल्ट थोड़ा बहुत लूज है या कोई वॉशर वगैरह लूज है उसका, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। आपके इंजन का जब इंजन चलता है तो उसमें भी वाइब्रेशन होती है ना, इंजन में वाइब्रेशन होती है। अब इंजन की वाइब्रेशन अगर नट बोल्ट की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से मैच कर गई तो जो नट बोल्ट है इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, जो से हिलने लगेगा। जो ये भी तो यही हो रहा है, पहले यहीं तक जा रहा था लेकिन जब मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच हुआ तो जोर से हिलने लगा, ऐसे ऐसे कर। ऐसे उसके साथ हुआ कि अगर वो जो नट बोल्ट लगा रखा है आपने वो लूज है, वो वाइब्रेट कर रहा है,
और उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी इंजन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, और जोर जोर से हिलने लगेगा ऐसे, और जोर से हिलने, उसे कहते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशन। इसे कहते हैं रेजोनेंस, जब दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, ठीक है, इसे कहते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा लिखें इसके बारे में फिर बात करते हैं। फ्री ऑसिलेशंस, व्हेन ए बॉडी कहते तो ऐसे ही हैं कि तानसेन था ना, वो जो बारिश वारिश करवा देता था अपने राग से, राग गाता था तो उससे बारिश हो जाती थी। कोई दीपक राग का कहते दीपक जल जाते थे। मुझे तो मालूम नहीं इसके पीछे क्या चीज़ क्या साइंस है, लेकिन ऐसा कुछ वीडियोस मैंने देखी, वो ऐसे समझाते थे उसको कि जो जैसे बारिश हो रही है तो बादलों में जो मॉइस्चर है, बादलों में जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, उसको वो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने की, जब वो राग गाता था तो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती थी। वो क्या करता था, वो उसी फ्रीक्वेंसी में गाता था जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाटर के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। उससे क्या होता था, वाटर के पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, तो उसकी वजह से क्या होता था, हीट पैदा होती थी और कंडेंसेशन होने की वजह से वो बारिश हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आज हमारे पास तानसेन की हमें ज़रूरत कहाँ है। आपके पास हर तरह के डिवाइसेस हैं, आप जितनी फ्रीक्वेंसी जिस तरह की भी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालना चाहते हो आप कर लेते हो, जैसी चाहो हर तरह की वेव्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर ऐसा है तो हम बारिश अब क्यों नहीं करा लेते, है ना। और बड़ी बात ये है कि उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती भी कैसे, कौन से माइक लगाया जाता था, लेकिन कई बार बुक्स में लिखा रहता है ऐसा। झूठ बोलता है फिर क्या कह रहे हो? झूठ है ना फिर। देखो, जब तक मुझे कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है क्लियर, जब तक मैंने उसको मैं रिसर्च नहीं करके मैं नहीं कह सकता झूठ है सच, लेकिन ये मेरी अपनी चीज़। बाकी सब फ्री ऑसिलेशंस, when a body which is capable of oscillating, when a body which is capable of oscillating is given some initial displacement, when a body which is capable of oscillating is given some initial displacement from its equilibrium position, and left free, from its equilibrium position and left free, it begins to oscillate. It begins to oscillate. With its natural frequency. It begins to oscillate with its natural frequency. And such oscillations are called free oscillations. पहले पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद मैं टाइम लेता हूँ। It begins to oscillate with its natural frequency. Such oscillations are called free oscillations. और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √k/m। पहले भी हम कर चुके हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था 2 पाई √m/k, उसका फ्रीक्वेंसी 1/t होती है। एक ट्यूनिंग फोर्क ले लो, एक ट्यूनिंग फोर्क समझते हो, ट्यूनिंग फोर्क ले लो, और क्या चीज़ क्या सुनता था, हाँ, एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया आपने, ट्यूनिंग फोर्क को रबर के ऊपर पैड के ऊपर ऐसे मारा और वो ऐसे हिलने लगा। जब वो ऐसे हिलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, मान लो 128 हर्ट्ज है, तो उसका मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में 1, ये 2, ये 3, ऐसा 128 बार कर लेगा 1 सेकंड में, तो उसे कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हमने तो नहीं डिस्टर्ब किया, एक बार डिस्टर्ब किया खत्म, उसके बाद वो अपनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फ्री ऑसिलेशन लिखो। लेकिन हम बार बार क्या करते हैं, इसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, लिखो। डैम्पिंग से इससे क्या लेना देना, ऑसिलेशन पढ़ा रहा हूँ, लिखो फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस
आप उसको अपने हिसाब से हिले नहीं दे रहे हैं, आप उस पर बार बार फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कैसे वाइब्रेट करेगा? फिर तो फोर्स से चलेगा। लेकिन when a body is made to oscillate, when a body is made to oscillate, not with its natural frequency, when a body is made to oscillate, not with its natural frequency, but with the frequency of applied periodic force, then such oscillations are called forced oscillations. आइए बंद करिए। Forced oscillations. ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा रेजोनेंट ऑसिलेशंस। ये रेजोनेंस आपको स्कूल में ज़्यादा अच्छे से सिखाया जाएगा। जब लैब में जाएंगे तो आपको एक सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट या एक रेजोनेंट ट्यूब एपरेटस होता है, वो यूज करवाएंगे आपको। ढंग से कर लेना उसको। वो एक तार सा दिखाएंगे, तार के ऊपर एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा रख देंगे। जब वो रेजोनेंट ऑसिलेशन बनाएंगे तो वो तार को जो छोटा सा कागज का टुकड़ा है वो उड़ के नीचे गिर जाएगा, मतलब उछल के नीचे गिर जाएगा। तो आपको समझाएंगे कि ये ऑसिलेशन जो है वो रेजोनेंट ऑसिलेशन हुई है, उस तरह की चीज़ें आएंगी। तो उसे ढंग से कर लेना। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लिख दो। If the frequency of the applied driving force, if the frequency of applied driving force is equal to natural frequency of vibrating body, natural frequency of vibrating body, comma, then the body starts vibrating, with greater amplitude. Vibrating with greater amplitude, and such oscillations are called resonant oscillations. And such oscillations are called resonant oscillations. And the phenomenon is called resonance. आपका ऑसिलेशंस वाले पार्ट की थ्योरी खत्म हो गई।